देखते हैं आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। हमारा जो इकोनॉमिक्स का चल रहा था क्लास 10th का पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया था। आज हम फोर्थ चैप्टर देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सीबीएसई के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम इसको देखते हैं और ये हिस्ट्री में थोड़ी बहुत आ जाता है। तो आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फोर्थ चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन। किसकी बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। तो एक्चुअल में समझते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो आज अगर देखें, अगर आज कोई कंट्री ये कहे कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है। हर कंट्री क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट कह सकते हैं। सारी कंट्रियाँ वर्ल्ड में आज क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर कोई ये कहे कि वो ऑल इन ऑल है अपने आप पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज किसी एक कार का मैन्युफैक्चर क्या है, अगर एक देश में हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक कार का पुर्जा क्या है कहीं दूसरी जगह ना बनता हो। मतलब कह सकते हैं कि जो मटेरियल होगा उस कार का क्या है, वो हर कंट्री कई देश में बनता होगा। उसका इंजन कहीं दूसरी जगह बनाया जाता होगा, टायर कहीं दूसरी जगह बनते होंगे। तो कह सकते हैं हर एक कंट्री एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। और इस कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से क्या है, कह सकते हैं इंटरलिंक। ये कह सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन होता है, अगर अगर हम दो तरह के ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में क्या एक तो बॉर्डर होती है ग्लोब में, अगर हम क्या करें इन्हीं बॉर्डर को रिमूव कर दें तो हमें कुछ ऐसा ग्लोब दिखेगा। तो मतलब कह सकते हैं रिमूविंग द बॉर्डर ऑफ द ग्लोब इज नोन एज ए ग्लोबलाइजेशन। कैसे, और ये कैसे बॉर्डर हट जाती हैं तो कंट्रियाँ क्या हो जाती हैं, इंटरलिंक हो जाती हैं एक दूसरे से। सारी कंट्रियाँ क्या हैं, आसानी से पहुंच सकती हैं एक दूसरी जगह। तो ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इससे बहुत ही फ़ायदे होते हैं और इससे अपने को भी नुकसान हुए होते हैं, लेकिन फ़ायदे कुछ ज़्यादा ही होते हैं ग्लोबलाइजेशन से। तो देखते हैं हमारा पहली हेडिंग है जो ग्लोबलाइजेशन का हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें देखो, जो बुक अगर देखी है तो यहाँ पर हर चीज़ दिया गया है ग्लोबलाइजेशन एंड कहते हैं इंडियन इकोनॉमी में। यानी हम पढ़ना क्या है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव पे तो देखा ही गया है। हिस्ट्री भी एक चैप्टर आएगा ग्लोबलाइजेशन का, उसको भी देखेंगे वहाँ पे। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या हमने बताया, रिमूविंग द बॉर्डर, या कह सकते हैं इंटरलिंकिंग द बॉडी, जो इंटरलिंक होते हैं, इंटरलिंकिंग द कंट्रीज। तो क्या है, ये भी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आज एक कंट्री क्या है, कोई ये कहे कि अपने आप में डिपेंड ऑल इन ऑल है, ये अपने आप में इसको किसी चीज़ कंट्री की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, कहीं भी कोई हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हो, वो क्या करता है, तुरंत कुछ ही मिनटों में उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेता है। तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज क्या था, अगर देखा जाए, जब किसी ने ग्लोबलाइजेशन को फॉलो नहीं किया तो कैसा वर्ल्ड रहा होगा, जरा सा इमेजिन करने में अपने आप में डर लगता है। और ये क्या है, एक साल की प्रोसेस नहीं होती है, ये काफ़ी सालों की प्रोसेस होती है ग्लोबलाइजेशन पे। तो देखेंगे यहाँ पे, बाद में देखेंगे इंडिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन उठाया था, कौन कौन से चैलेंज होते थे। जैसे कि हम ही ने ग्लोबलाइजेशन को कब फॉलो किया था, 1991 में फॉलो किया था। इसके पहले तक हम ग्लोबलाइजेशन को फॉलो ही नहीं करते थे। इसके भी अपने कुछ डर थे, तो हमने ग्लोबलाइजेशन को फॉलो नहीं किया। वहीं हमारा जो पड़ोसी देश था चाइना, उसने कब फॉलो कर लिया था, 1978 में ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर लिया था। तो क्या वो हमसे बहुत आगे निकल गया। बल्कि आज़ाद कब होता है, हमारे बाद आज़ाद होता है, 1949 में आज़ाद होता है वो, और हम कब आज़ाद होते हैं, 1947 में आज़ाद होते हैं। तो कह सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ गया इसकी इकॉनमी में, हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देखते हैं पहले ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, इससे बदल कर देखो क्या देखेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी में फर्क पड़ता है वो क्या होता है, यानी कि चैप्टर का नाम होगा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अब देखें तो ग्लोबलाइजेशन से फायदा ये यानी होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट क्या होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म होती है मार्केट, क्या हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पहला पॉइंट हमारा कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, तो कैसे होता है, द ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, तेजी से चेंज लेकर के आता है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, तेजी से चेंज लेकर के आता है। ऑफ द मार्केट इन कहता है इंडिया विद द फॉलोइंग इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। देयर इज एन कहता है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द मार्केट, क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेंशन होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड कई सारे के ब्रांड आते हैं। तो क्या करते हैं, एक्सपेंड करने का मौका मिलता है, कहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंडिया में क्या है, आज हम क्या करते हैं, बैठे बैठे ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठा लेते हैं। ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांड, जिस ब्रांड की चीज़ चाहते हैं वो हमें तुरंत मिल जाती है। वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, इससे क्या हो जाती हैं, कई तरह की हमें चीज़ें मिल जाती हैं, जो हम चाहते हैं, वैरायटी मिल जाती है हमें कई तरह की। तो इस किससे पॉसिबल हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले क्या था, अगर कोई दुकानदार सिर्फ वो चीज़ें रख रहा था, मजबूरी में हमें उसी को खरीदना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, हमारे पास में चॉइस है, ऑनलाइन मार्केट ओपन है, हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, बैठकर कुछ भी खरीद सकते हैं। तो वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, वो क्या करती हैं, हमें अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से।
क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कहते हैं लो प्राइजेस। जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो क्या है, लो प्राइस में मिल जाता है हमको, सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है। हम क्योंकि क्या है, कई सारी साइट्स होती है, आराम से हम क्या करते हैं, क्वालिटी आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं और लो प्राइस जिसका उसको खरीद सकते हैं। लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कहते हैं वर्ल्ड हैव देयर ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो बहुत जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी अपनी कंपनियां ओपन कर लेती हैं, कहाँ पे, उन देशों पे जहाँ पे उनको अपना व्यापार करना होता है। ऐसी चीज़ें हैं। द अर्बन, देखो इससे क्या है, फिर क्या था जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कहते हैं द अर्बन वेल ऑफ कहता है सेक्शन है, कहता है मेड मोस्ट ऑफ दिस कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। जो इससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन तेजी से फैलता है। सेक्शन जो अर्बन सेक्शन होते हैं इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं इन सब चेंज की वजह से। एग्जाम्पल कहते हैं लेटेस्ट कार्स देख लें हम लोग, कार वगैरह क्या है, सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। आज किसी भी कंट्री मैन्युफैक्चर हो जाए, हम क्या करते हैं, तुरंत दूसरी कंट्री में वो कार मिलने लग जाती हैं। सर ये कैसे पॉसिबल होता है, इसी की वजह वजह से पॉसिबल है। मोबाइल्स देख लो, क्या कैमरा वगैरह होंगे, कुछ भी होता है किसी भी कंट्री में बन जाए तुरंत क्या दूसरी कंट्री में अवेलेबल हो जाते हैं। कैसे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो बोर्ड में क्वेश्चन भी आपके आ चुका है, ये कैसे आया है, हाउवर कहता है मार्केट्स बीन ट्रांसफॉर्म इन कहता है रिसेंट ईयर। तो क्या करना है, इसी को चेंज करना है, कैसे चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना है। अ वाइड रेंजिंग ऑफ द चॉइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो क्या है, इसी क्वेश्चन में क्या करना है, मेंशन कर देना है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन भी बताए गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ आर मार्केट्स बीन ट्रांसफर इन द रिसेंट ईयर, कैसे इन सालों में यानी कि परिवर्तन हुआ। तो बता सकते हो कैसे, बैठे बैठे वाइड रेंज ऑफ द हमें चॉइस मिल जाती है, गुड्स सर्विस अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से। फिर दूसरा क्वेश्चन आया है, अ वाइड रेंजिंग ऑफ द चॉइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। मैंने जैसे पहले ही बताया था, पहले क्या था, व्यक्ति फिक्स था कि उसकी दुकान में अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो वही खरीदता था, मजबूरी होती थी। आज क्या उसके पास में चॉइस है, वो कहीं से भी ले सकता है। तो किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इसी चीज़ के यहाँ पर क्या किया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। मैटर्स ऑफ द मार्केट हैव बीन कहता है ट्रांसफॉर्म, यानी क्या हुआ है, बहुत चेंज हो चुकी हैं। अब हमारा क्या है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन हमने क्या कहा था, प्रोडक्शन की बात की थी। अगर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो क्या होता है, अक्रॉस द कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज क्या होती है, दोनों यानी कि हर कई देशों में मिक्स होती हैं। कह सकते हैं बड़ी बड़ी एमएनसी होती हैं, जो एमएनसी क्या करती हैं, हर देश में इनका कारखाना होता है, कह सकते हैं ऑफिसेज होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, अगर एक जगह किसी कंट्री में अपना ये इंजन बना रहे होते हैं, तो किसी कंट्री में इनके पुर्जे बन रहे होते हैं, तो हर एक कहते हैं इंटरलिंक कर दिया इन्होंने। तो क्या और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यही रोल पे काम करती हैं, एक कंट्री में क्या करती हैं, अपने ऑफिस वगैरह सेट करती हैं। तो देखते हैं हम ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर क्या था, एमएनसी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या एमएनसी देखेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं, याद रखिएगा एमएनसी। कहते हैं एमएनसी से कहते हैं कंपनी दैट ऑन द कंट्रोल द प्रोडक्शन इज मोर देन कहते हैं वन नेशन। क्या कंट्रोल करते हैं ये, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री का प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, एमएनसी कंट्रोल करती हैं। दे स्प्रेड देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। ये क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती हैं, यानी कई कंट्रियों में, अक्रॉस द कंट्री। दे हैव ह्यूज वेल्थ, उनके पास में बहुत पैसा होता है एमएनसी के पास में। इवन कहता है एक्सीडिंग द बजट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। कह सकते हैं जो छोटी डेवलपिंग कंट्रियां होती हैं उनसे ज़्यादा बजट होता है इनकी कंपनियों का मात्र। अब समझो जरा सा, मतलब कि एक कंट्री को तक के कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल दिस मेक्स देम कहते हैं वेरी पावरफुल एंड कहते हैं इन्फ्लुएंशियल इन कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। और यही क्या करता है, जितनी पावरफुल होती है पैसे की वजह से क्या करते हैं ये, इंटरनेशनल मार्केट में क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अब समझो इनका बजट इतना ज़्यादा होता है। क्या था, इंटरलिंकिंग एंड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। ये क्या करते हैं, इंटरलिंक होती हैं, मैंने पहले ही बताया था सारी कंट्रियाँ क्या हैं, आज एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इंटरलिंक एंड कंट्रोल कहता ओवर प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। एमएनसीज कंपनी दैट ऑन एंड डोंट कहता है प्रोड्यूस ऑल द गुड्स इन देयर ऑन। कहता है ऐसा नहीं कि एमएनसी भले बड़ी होती हैं लेकिन हर प्रोडक्ट यही नहीं बना सकती हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, बड़े बड़े जगह पे अपने दफ्तर ओपन करके रखा है और वहाँ क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनियों से अपने टाई अप करती हैं और उनको टारगेट देती हैं कि आप लोग ऐसे ऐसा करो, और अपना स्पीकर उसमें अपना ब्रांड लगाते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। एंड एट वन सिंगल प्लेस, एक सिंगल प्लेस पे दे ऑपरेट कहता है नंबर ऑफ द कंट्री, और कई कंट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं। ओवर वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, और कई सारी इनकी वैरायटियाँ होती हैं। सेटिंग अप कहते हैं फैक्ट्रीज एंड ओपनिंग ऑफिस। क्या करती हैं, सेटिंग पहला इनका टारगेट क्या होता है, ये क्या करते हैं, सेटिंग अप फैक्ट्री वहाँ सेटअप करते हैं और फिर करते हैं वहाँ पे अपने एक ऑफिस ओपन कर देकर बैठ जाते हैं। एमएनसी स्प्लिट प्रोडक्शन ऑफ द कंसीडिंग द फॉलोइंग थिंग्स। इन चीज़ों को क्या किया जाता है, जब सेटिंग करती हैं कंपनी कोई भी, जब कोई भी एमएनसी किसी भी देश में जब आती है तो उसके दिल में कुछ ना कुछ डर होता है। और डर कैसा होता है उनके मन में, कि क्या हम वहाँ पर सक्सेस होंगे कि नहीं सक्सेस होंगे।
तो सक्सेस होने के लिए क्या करते हैं, उनके पास कुछ फैक्टर होते हैं जो पहले वो डिसाइड करते हैं क्या वहाँ पर वो चीज़ें हमको मिलेंगी, और देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्या होता है, चीप स्किल, उनको क्या चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है। चीप स्किल यानी कि हमें सस्ता मेहनत करने वाले मिल जाएँ। मेहनत करने वाले कैसे मिल जाएँ, सस्ते मिल जाएँ। तो कहाँ हो सकता है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। इसलिए क्या है, चाइना इतना आगे निकल गया, तो किसने उसने क्या किया, पहले ही ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। और जब ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया तो उनको क्या हुआ, आसानी से चीप लेबर मिल गया। तो वो इतना डेवलप हुए थे, क्योंकि चाइना क्या था, इंडिया से पहले क्या था, वही सबसे आगे था पॉपुलेशन में। एंड अनस्किल्ड लेबर, फोर्थ एंड कहता है अदर रिसोर्सेज, और भी अदर रिसोर्सेज, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए उनको, चीप स्किल्ड लेबर भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए होता है। एग्जाम्पल, इंडिया हैज स्किल्ड इंजीनियर, जैसे कि इंडिया में क्या है, स्किल्ड इंजीनियर है। एंड कहता है इंग्लिश प्रोडक्ट, कहते हैं एजुकेटेड यूथ हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले यूथ हैं हमारे यहाँ। हम तो कहते हैं एमएनसी कैन एम्प्लॉय, जहाँ पर क्या करती है, एम्प्लॉय यहाँ पर आती है एमएनसी और आराम से क्या करती हैं, अपना कारोबार सेटअप कर लेती हैं। क्लोजनेस टू द कहता है मार्केट, और ये कहाँ लगाती हैं अपनी एमएनसी को, जहाँ पर मार्केट क्या हो, बहुत ही क्लोज हो, वहाँ पर सेटअप करती हैं। इसलिए जो एमएनसी होती हैं, देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ही होती हैं, क्यों, क्योंकि उनको मार्केट आसानी से मिल जाता है। कहता है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट वहाँ कंपनी, यानी कि कह सकते हैं ऐसी कंट्रियों को देखते हैं जहाँ की फेवरेबल कंडीशन हो। और कंडीशन कौन फेवरेबल फेवरेबल बनाता है, गवर्नमेंट बनाती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए जो एमएनसी होते हैं उनके लिए पॉलिसी में चेंज कर देते हैं, बहुत से चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सके, कंपनियाँ उनके कंट्री में आए। और जब कंट्री में आएंगी तो क्या करेंगी वो, कोई एमएनसी जब लेबर तो लेकर के आती नहीं अपने यहाँ से, वो पैसा लेकर के आती है। तो पैसा अगर लेकर के आएगी तो वो क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी किसी भी कंट्री में। जब एमएनसी क्या करती है, किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर देती है, तो फायदा किसको होता है, उस देश को फायदा हो जाता है। तो इसलिए जो यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बहुत सारे यानी कि फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा देती हैं। अवेलेबिलिटी आप तो कहते हैं अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, तो क्या हो जाता है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पानी उनको चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। ये सब चीज़ें होती हैं जिससे एमएनसी क्या करती है, वहाँ पर इफेक्ट हो, यानी कि जल्दी से अपने सेटअप करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं एमएनसी इन्वेस्ट मनी टू बाई असेट्स लाइक द लैंड। तो कौन कौन से असेट्स खरीदती हैं, अगर कंपनियां कोई आती है तो क्या करेंगे, असेट्स खरीदती हैं। और असेट्स क्या होती हैं, हमारी पूंजी वगैरह होती हैं। ये क्या कहलाती हैं, असेट्स कहलाती हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग्स एंड अदर इक्विपमेंट। ये सब क्या करती हैं, खरीद लेती हैं। एमएनसी ये काम करती हैं खरीदने का, जिससे क्या हो सके, आसानी से रन कर सके एक देश को। तो देखिए यहाँ पर भी देखते हैं, क्वेश्चन पूछे भी गया, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना अच्छी तरह से। एग्जामिन एनी थ्री कंडीशन विच शुड बी टेकन केयर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज टू सेट अप दिस प्रोडक्शन यूनिट। तो ये दिल्ली में आया था, क्वेश्चन आया 2017 में। तो कौन सी तीन कंडीशन है जिससे एमएनसी क्या करती हैं, सेटअप करने के लिए रेडी होती हैं। डिफाइन एनी फाइव फैक्टर, यहाँ पर फाइव फैक्टर पूछ लिया, टू प्रमोट द मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी टू सेट अप देयर द प्रोडक्शन यूनिट इन पार्टिकुलर प्लेसेस इन दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है, यहाँ पर दिखाया, बता दिया गया, लिख दिया गया, पहले से बताया गया। इन क्वेश्चन के भी लिख लेना, और ऐसे क्वेश्चन यही से क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन आसानी से तैयार हो सकते हैं। फिर क्या है हमारे रूट्स ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्रीज, कंट्रोल कैसे करते हैं, यहाँ पर रूट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इतने बड़े देश में जब एमएनसी फैली होती है, उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर बनाया जाता है, यहाँ पर आती है एमएनसी स्टार्ट प्रोडक्शन जॉइंटली। क्या करती है, जॉइंट यानी कि वेंचर से लेती बनाती हैं ये आपस में, विथ क्या था, लोकल कंपनीज के साथ में, किनसे, लोकल कंपनी के साथ में मिक्स, यानी कि टाई अप करती हैं अपना ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, यानी कई कंट्रियों के साथ में। लोकल कंपनीज गेट कहता है बेनिफिट्स लाइक, अब वो लोकल कंपनी भी क्या करती है, उनको बेनिफिट्स मिल जाता है। जैसे लोकल कंपनी गेट यानी मनी फॉर कहता है फर्दर इन्वेस्टमेंट, उनको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, क्यों, क्या करे, अपना अलग फर्दर आगे का इन्वेस्टमेंट कर ले। कहता है टू एनहेंस प्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे क्या कर सके, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके वो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कहता है मेड अवेलेबल टू कहता है लोकल कंपनीज, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी उनको मिल जाती है, जिससे क्या कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाती हैं आराम से उनको। यार कहता है हीरो एंड होंडा, जैसे अब क्या था, होंडा कहाँ की थी, ये जापान की थी, और हीरो कहाँ की थी, इंडिया की थी। होंडा तो चली गई अपना टर्म पूरा करके, लेकिन क्या हीरो रह गई। तो टेक्नोलॉजी किसने दी थी, जापान ने, इंडिया को दे दिया। अब उसका फायदा कौन उठाएगा, इंडिया उठा रहा पूरा, इस तरह कह सकते हैं। मारुति जैसे देख सकते हैं, एंड सुजुकी, सुजुकी कहाँ की थी, जापान की थी, मारुति कहाँ की थी, इंडिया की ही थी। सुजुकी तो चली गई, लेकिन मारुति कहाँ है, इंडिया रह गई। तो अब क्या करते हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं इस तरह। अब मारुति करके चल रही है, मारुति सुजुकी खत्म हो गई, सुजुकी क्योंकि अपना टर्म पूरा हो गया उसका, चली गई इस तरह। तो बाइंग लोकल कंपनीज, तो क्या करती हैं, लोकल कंपनियों को खरीद लेती हैं बड़ी बड़ी एमएनसी। एमएनसी आल्सो स्पेंड करे देयर प्रोडक्शन बाय बाइंग ऑन द लोकल कंपनीज, तो किसको खरीद लेती हैं, लोकल कंपनी को खरीदने में भी ये क्या करती हैं, अपना प्रोडक्ट का पैसा लगाती हैं। एग्जाम्पल, अमेरिकन एमएनसी कह रहे कारगिल फूड्स ब्रॉड कहता है परक,
जैसे अमेरिका की एमएनसी थी कारगिल फूड, इसने क्या कर लिया था, खरीद लिया था परख को। फूड्स ऑफ द बिकम द कहते हैं लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी थी, अब बाद में क्या होगी, लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी बनती है इन इंडिया में। पार्ले ग्रुप वॉज कहते हैं टेकन ओवर बाय द कोको कोला, इन्होंने क्या कर लिया, कोको कोला को खरीदा था अमेरिका में। इस तरह ये क्या कर सकते हैं, ये एमएनसी क्या करती हैं, खरीद लेती हैं जो नहीं चल रही होती, तो ये खुद खरीद करके बाद में इनको अच्छी तरह से रन करते हैं। एंगेजिंग कहते हैं लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर्स फॉर द कहते हैं प्रोडक्शन, और क्या करते हैं, एंगेज कर लेते हैं छोटी छोटी स्मॉल प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं, ये आराम से क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको अपने अंडर में ले लेती हैं। तो एमएनसी प्लेस कहते हैं ऑर्डर विथ लोकल प्रोड्यूसर्स, और क्या करते हैं जो लोकल छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनको अपने अंडर में लेती हैं, उनको ऑर्डर दे देती हैं कि आप कितना मटेरियल प्रोड्यूस करना है, एंड सेल द प्रोडक्ट्स अंडर दिस कहते हैं ऑन ब्रांड नेम, और उसको फिर क्या करती हैं, अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं, ब्रांड अपना लगा देते हैं उसमें। एग्जाम्पल गवर्नमेंट फुटवियर स्पोर्ट्स आइटम कहते इस तरह इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, टॉयज होते हैं, कॉस्मेटिक्स होता है, ये सब क्या करती हैं, लोकल कंपनियां बनाती हैं, लेकिन टैग किसका लगा दिया जाता है, इनका लगा दिया जाता है, एमएनसी का लगा दिया जाता है, और लोग क्या करते हैं, आराम से उनको खरीदते हैं, किसी को समझ भी नहीं आता कि हमारे साथ में क्या किया जा रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बड़ी आराम से उसको खरीद लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द एमएनसी देखेंगे, इन्फ्लुएंस क्या होता है इनका, यानी कि कैसे इन्फ्लुएंशियल हो जाती हैं। कहता है बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, मैंने पहले बताया था इनका क्या होता है, बहुत ही बड़ा रिसोर्स होता है, यानी कि ज़्यादा पैसा लेकर के आती हैं। बिकॉज ऑफ द ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, यानी कैप बहुत ज़्यादा इनके पास में पैसा होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है इनके पास में, एंड मार्केटिंग स्किल होती है इनके पास एमएनसी के पास में, और डिटरमाइन द प्राइस, और अपने प्राइस पे क्या करती हैं, फिक्स कर लेती हैं। कहता है क्वालिटी डिलीवरी एंड कहते हैं लेबर कंडीशन ऑफ द लोकल प्रोड्यूसर से क्या करती हैं, और ये टाई अप कर लेती हैं, इस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं। देयर कहते हैं इन्फ्लुएंस इनफेल्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी, और यही इन्फ्लुएंसर क्या देखा जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी में देखा जाता है। एज अराउंड 200 एमएनसी कहते हैं कंट्रोल ओवर क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। आप समझो हमारे कितने अराउंड 200 एमएनसीज हैं जो क्या करती हैं, क्वार्टर कंट्रोल करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का, यानी कि 1/4 क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को, ऐसा होता है। अब देखेंगे फॉरेन ट्रेड क्या है। कहता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड्स होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ही तो मेन होता है, इसी से तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन बनता है। कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर ऑल कहता है टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड, दो इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। गुड्स कहता है ट्रेवल बिटवीन वन मार्केट टू अनदर, एक मार्केट से दूसरे मार्केट, जब गुड्स ट्रेवल करता है, कह सकते हैं मार्केट में भी गुड्स ट्रेवल करता है, ये होता है फॉरेन ट्रेड। चॉइसेस ऑफ द गुड्स राइजेस क्या हो जाते हैं, जो चॉइसेस होती है हमारी गुड्स की वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। प्राइजेस ऑफ द सेम गुड्स टेंड टू कहता है टू इक्वल, जो प्राइस होते हैं सेम गुड्स के वो क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब क्या है, हमें फ़ायदा होते हैं। फॉरेन ट्रेड कहता है एडवांटेज एंड कंज्यूमर्स, जिससे फॉरेन ट्रेड से कहता है बेनिफिट होता है और कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होता है इससे। द जो कंट्री होती हैं जो क्या गेट करती हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है उनको, यानी कि उनको क्या मिल जाता है, डॉलर वगैरह मिल जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है उनके पास में। जैसे पाकिस्तान में कोई कंपनी क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर नहीं जाती हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन सही नहीं है। तो वहाँ पर क्या फॉरेन रिजर्व कुछ नहीं है। जब एमएनसी आएंगी अपना पैसा देंगी तो किससे मिलता है, डॉलर में होगा वो। तो कंपटीशन अमॉन्ग द डिस्टेंस प्रोड्यूसर्स कहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट कहते हैं फीचर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड, और इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कंपटीशन का, और कंपटीशन होता है तो फायदा किसका हो जाता है, पब्लिक का, यानी कि कंज्यूमर का क्या हो जाता है, इसमें फायदा होता है। ये क्वेश्चन थे। अब बोर्ड में देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं हमारे एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो ये सब फ़ायदे हमने बताए, ये सब फ़ायदे हो गए हमारे। स्टेट द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, बेसिक फंक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड का, तो यही हमने क्या है ट्रेड देखे। यहाँ पर क्या था, जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। गुड्स क्या था, ट्रेवल बिटवीन द वन मार्केट टू अनदर मार्केट में। चॉइसेस आर गुड्स आर राइजेस होती हैं, प्राइजेस ऑफ द सेम गुड्स टेंड्स टू बी द इक्वल होता है। फॉरेन ट्रेड क्या है, इस क्या था एडवांटेजेस तो कंज्यूमर्स के लिए हो जाता है, द कंट्री गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो मिल जाता है उनको। कंपटीशन अमॉन्ग द डिस्टेंस फ्यूचर एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो ये क्या है हमारे 7 पॉइंट्स, इनमें 5 कोई भी पॉइंट्स लिख करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे नंबर ले सकते हैं। जो हमारा 5th पॉइंट होगा इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे अपना।